जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि चाहे वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो या विभिन्न प्रांतों की जो प्रांतीय परीक्षाएं होती हैं सिविल सर्विस की वो हों, उनमें जिन सब्जेक्ट से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक है इंडियन पॉलिटी। चाहे जो एग्ज़ाम हो, आप देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद मुझे तो लगता है कि इतिहास के बाद सर्वाधिक क्वेश्चन अगर किसी से पूछे जाते हैं तो इंडियन पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी मतलब भारत की राज व्यवस्था, और इस शीर्षक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से भारत का जो संविधान है उसको पढ़ते हैं, क्योंकि जो भारत का संविधान है वही वास्तव में हमारी राज व्यवस्था का निर्माता है, निर्देशक है। जो संविधान हमारा बना उसकी एक पूरी कहानी है। संविधान हमारा ऐसे ही नहीं बन गया था। तो वास्तव में आज हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत सबसे पहले हम इसी टॉपिक को टेकअप करेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में संविधान क्या होता है, संविधान से जुड़ा एक शब्द है संविधानवाद क्या होता है, और वास्तव में संविधान सभा क्या होती है। ये तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, और आप में से बहुत लोग जानते भी हैं, कि वास्तव में संविधान होता क्या है। अगर हम किसी देश की दृष्टि से देखें तो वास्तव में संविधान किसी भी देश का मौलिक दस्तावेज होता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपने घर के लिए भी, घर के सदस्यों के लिए भी कुछ मौलिक नियम कानून बनाते हैं, कुछ सिद्धांत बनाते हैं जिनके अनुसार घर के मुखिया और घर के लोगों को चलना होता है। घर के मुखिया और घर के अन्य लोगों के संबंध डिफाइन किए जाते हैं ताकि हमारी जो घरेलू व्यवस्था है, जो एक पारिवारिक व्यवस्था है, वो चलती रहे। देश क्या है? देश भी एक बहुत बड़ा परिवार है। हमारा देश या कोई भी देश वास्तव में बहुत बड़ा परिवार है। जिस तरीके से किसी परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम कानून, कुछ सिद्धांतों की ज़रूरत होती है, कुछ नीति निर्देशक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी लिए देश को चलाने के लिए भी कुछ मौलिक नियम कानूनों की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तव में कोई भी देश आप देखिए, पहले क्या होता था, जब राजतंत्र होता था तो किसी भी राजा के द्वारा जो बोल दिया गया वही उस देश का कानून होता था, वही उस देश का संविधान होता था। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि राजतंत्र समाप्त होता, धीरे धीरे आप देखेंगे कि राजतंत्र समाप्त होता चला गया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देश जो हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन हो गए। जब देश लोकतंत्र स्वतंत्र हुए और उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया तो सबने ये महसूस किया कि उनका अपना एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा संविधान होगा वो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, हमारी समस्याओं के अनुरूप होगा, हमारे विकास के अनुरूप होगा। तो जो संविधान होता है वास्तव में वो किसी राष्ट्र का मौलिक दस्तावेज होता है, और इसी संविधान के द्वारा वास्तव में ये तय किया जाता है कि वास्तव में किसी देश में सरकार का क्या स्वरूप होगा, सरकार के कौन कौन से अंग होंगे। अगर हम देखेंगे कि वास्तव में इस संविधान के द्वारा ही किसी राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन होता है। हम अपना संविधान देख लें या किसी भी देश का संविधान देख लें, हम देखेंगे कि उसमें बताया जाएगा मोटे रूप में कि वास्तव में सरकार का स्वरूप क्या होगा, सरकार के अंग क्या होंगे, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में संबंध क्या होंगे। जैसे हम भारत को ले लें या किसी भी सरकार को ले लें तो वास्तव में सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो वास्तव में इन अंगों का आपसी संबंध कैसा होगा, और वास्तव में इन अंगों का देश की जनता के साथ संबंध कैसा होगा, ये क्या किसमें बताया जाता है? ये हमारे संविधान में बताया जाता है। और सरकार, आप देखेंगे कि प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का एक संविधान होता है। ज़्यादातर स्वाधीन जो राष्ट्र हैं वो अपने संविधान के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो इस तरीके से मोटे तौर पर एक लाइन में अगर कहा जाए कि संविधान जो है वो किसी राष्ट्र का मूल दस्तावेज होता है, और वास्तव में अन्य सभी
कानूनों का मौलिक क्या होता है, स्रोत होता है। आज भारत में आप देखेंगे बहुत सारे कानून हैं, एक कानून नहीं है, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन सारे कानूनों का स्रोत क्या है, भारत का संविधान है। यद्यपि कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है, लेकिन भारत की संसद भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो संविधान के अनुकूल ना हो, दूसरे शब्दों में संविधान के प्रतिकूल हो। तो इस तरीके से यही संविधान ही उस रास्ते का निर्धारण करता है जिस रास्ते पर किसी देश की सरकार को, किसी देश की जनता को चलना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि संविधान क्या होता है और संविधान क्यों जरूरी है, यह भी हमने आपको बताया। अब आते हैं हम संविधानवाद पर। बहुत पूछा जाता है, ये मेंस में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वास्तव में संविधानवाद क्या है। तो अगर हम एक वाक्य में कहें तो संविधान में आस्था, संविधान में आस्था रखना ही संविधानवाद है। यानी हम संविधान को मानें, संविधान का सम्मान करें, संविधान के अनुसार चलें। तो अगर ऐसा है तो वास्तव में हम कहते हैं कि क्या है, ये क्या है, ये संविधानवाद है। वास्तव में संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो वास्तव में संविधान के अंतर्गत हो, संविधान के अनुकूल हो। संविधानवाद क्या है, संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो वास्तव में संविधान के अनुकूल हो, जहाँ राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो नियंत्रित हों, दूसरे शब्दों में विधि का शासन हो। यानी हम ये कहें कि अगर विधि का शासन है और राज्य की जो शक्तियां हैं वो नियंत्रित हैं, लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनकी रक्षा होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में उस देश में संविधान भी है और संविधानवाद भी है। संवैधानिक शासन प्रायः लोकतांत्रिक होता है। ये अनिवार्य शर्त नहीं है कि लोकतंत्र होगा तभी संवैधानिक शासन होगा, लेकिन प्रायः आप देखेंगे कि जो संवैधानिक शासन होता है या जहाँ संविधानवाद होता है वहाँ लोकतंत्र भी होता है। और संवैधानिक जो शासन होता है वो प्रायः एक लिखित संविधान के द्वारा शासित होता है। यानी अब आप देखेंगे कि जैसे हम कहते हैं भारत में संविधानवाद है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ संविधान है, हम उस संविधान को मानते हैं। हमारे यहाँ एक लिखित संविधान है और हम उस संविधान को मानते भी हैं और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। ये एक मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो, जहाँ पर विधि का शासन होता है और सरकार की शक्तियाँ होती हैं वो नियंत्रित होती हैं। दूसरा शब्द हमने क्या बताया कि प्रायः लोकतांत्रिक होता है ऐसा शासन, ठीक, और एक लिखित संविधान वहाँ पर होता है। लेकिन आप देखेंगे कि संविधानवाद बहुत व्यापक है। इसको हम एक शब्द में या किसी शब्दों में आप इसको किसी शब्द जाल में इसको आप नहीं बांध सकते। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ लिखित संविधान है, जहाँ पर लिखित संविधान है लेकिन वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। वहाँ सरकार की शक्तियाँ असीमित हैं, लोगों के अधिकारों का बात बात पर हनन किया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि वहाँ संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। जैसे अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है, चाइना है, कहने के लिए यहाँ संविधान हो सकता है और है भी, लेकिन यहाँ पर संविधानवाद नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहाँ, बहुत सारे नहीं कह सकते हैं, मुख्य रूप से एक ही देश ऐसा है जो मुख्यतः कि ब्रिटेन या इंग्लैंड, ब्रिटेन और इंग्लैंड में फ़र्क है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है कि वहाँ पर कोई संविधान नहीं है, कोई लिखित संविधान वहाँ पर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जितने आदर्श स्वरूप में इंग्लैंड में पाई जाती है उतने किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि लिखित संविधान नहीं है लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र है। संविधानवाद की जितनी अन्य शर्तें होती हैं सारी पूरी की जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि देखिए ब्रिटेन में संविधान नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, ब्रिटेन में संविधानवाद है। इसीलिए मैंने कहा कि संवैधानिक शासन प्रायः लोकतांत्रिक होता है क्योंकि लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह भी मैंने बताया कि लोग सामान्यतः ऐसा
जो संविधानवाद वाला देश होता है वहाँ पर निश्चित रूप से एक लिखित संविधान भी होता है, लेकिन ये ब्रिटेन इसका क्या है, अपवाद है, जहाँ पर हम देखेंगे कि कोई लिखित संविधान नहीं है, इसके बाद भी वहाँ पर संविधानवाद है। अब आते हैं हम संविधान सभा पर। किस पर आते हैं? संविधान सभा पर आते हैं। तो आप देखेंगे, अब प्रश्न उठता है कि संविधान बने कैसे। ठीक है, हमने मान लिया कि प्रत्येक स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न देश का एक संविधान होता है, संविधान होना भी चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि संविधान बने कैसे। अब संविधान पूरा देश तो बनाएगा नहीं, तो जितने भी पूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं उन सब में जहाँ जहाँ संविधान बना उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माण के लिए गठित की जाने वाली जनता की जो प्रतिनिधि सभा होती है वही क्या है, वो होती है संविधान सभा। तो स्वाभाविक है कि जब ये जो प्रतिनिधि सभा है ये जनता की प्रतिनिधि है, तो निश्चित रूप से वही सर्वश्रेष्ठ संविधान सभा होगी जो जनता के द्वारा निर्वाचित की जाए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में हमारे या किसी भी देश का संविधान जो है वो उस देश की जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं, उसके द्वारा ही बनना चाहिए। हम देखते हैं कि जितने भी पूर्ण प्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक देश हैं आज की तारीख में, उसमें इंग्लैंड को छोड़ करके, ब्रिटेन को छोड़ करके आप देखेंगे कि सबका संविधान है अपना, और उस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। वास्तव में संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान, ये जो क्रांतियाँ हुई 17वीं और 18वीं शताब्दी में, जो लोकतांत्रिक क्रांतियाँ हुई विभिन्न देशों में, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अन्य देश हों, ये क्रांतियाँ ही वास्तव में इस संविधान सभा का स्रोत रही हैं। इन क्रांतियों ने ही इस विचार को जन्म दिया है, इस संकल्पना को जन्म दिया है कि वास्तव में राजाओं के दिन अब लद चुके हैं और अब एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, और इसके लिए एक संविधान होना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है कि जनता की प्रतिनिधि सभा इस संविधान को बनाए। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे या अन्य सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लैंड इन सब कामों में बहुत आगे रहा है। इंग्लैंड में एक समूह था जिसको समतावादी कहते थे, और एक व्यक्ति था बहुत महत्वपूर्ण जिसका नाम था हेनरी मेन। इन लोगों ने इस बात पर बहुत जोर दिया, बहुत प्रचार प्रसार किया कि वास्तव में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था के द्वारा, प्रतिनिधि सभा के द्वारा एक संविधान सभा बनाई जाए, और उस संविधान सभा के द्वारा वास्तव में एक संविधान बने जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाए। लेकिन हम देखेंगे कि वास्तव में इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया या इन लोगों ने जो विचार फैलाया, वास्तव में इसको मूर्त रूप दिया गया सबसे पहले कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी USA में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि विश्व का पहला लिखित संविधान जो बहुत पूछा जाता है वो बना कहाँ? USA में। आधुनिक काल में, आधुनिक विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ बना? वो बना USA में। आप सब जानते हैं कि USA भी कभी ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था, और 4 जुलाई 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका या USA जो है वो अंग्रेज़ों से या ब्रिटेन से आज़ाद हो गया, 4 जुलाई 1776 को। इसके बाद वहाँ पर संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया गया, और 1787 में, कब? 1787 में आप देखेंगे कि 1787 में अमेरिका में आधुनिक विश्व का सबसे पहला संविधान बना। कहाँ बना? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं हिंदी में, सबसे पहला संविधान यहाँ पर बना, और ये 1789 में लागू हो गया। इसके बाद अन्य देशों में भी
संविधान बने, फ्रांस आदि देशों में संविधान बना। अब आते हैं हम भारत में, अपने देश के पर आते हैं। हम देखेंगे कि जहाँ तक भारत का सवाल है, अपने देश का सवाल है, तो भारत में प्राचीन काल से ही अगर आप इतिहास पढ़ें तो देखेंगे कि चाहे वो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी या हमारा जो वैदिक काल था, चोल काल था, अगर हम इनकी राज्य व्यवस्था पर प्रकाश डालें और राजा और जनता के बीच के संबंधों का अध्ययन करें गहराई से, तो हम देखते हैं कि भले ही प्राचीन भारत में कोई लिखित संविधान ना रहा हो, लेकिन हमारा जो राजा होता था वो निश्चित रूप से एक अलिखित संविधान के द्वारा शासित होता था। और वास्तव में ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि संविधान लिखित नहीं था, लेकिन धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों से हमारा राजा और हमारी प्रजा या जनता दोनों ही धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलते थे। हम देखेंगे कि प्राचीन काल में हम देख लेंगे, चाहे वो वैदिक काल को अगर देखें तो सभा, महासभा जैसी जो संस्थाएं हैं वो वास्तव में जनता की प्रतिनिधि संस्थाएं ही हैं। चोल काल में हमें गणतंत्र और लोकतंत्र मिलता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वास्तव में ये सभा और जो है महासभा या अन्य जो गणतांत्रिक संस्थाएं थीं, बुद्ध काल में हम देखते हैं कि 16 गणतंत्र मिलते हैं। तो ये जो संस्थाएं थीं ये वास्तव में राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाती थी। और जैसा कि हमने बताया कि राजा और जनता दोनों ही धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों से बंधे थे, और बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ थे धार्मिक और राजनीतिक, उन्होंने भी राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाया हुआ था। और इस तरीके से भले ही संविधान नहीं था, लेकिन जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे वो विधि के शासन पर ही बल देते थे, राजा की शक्तियों को नियंत्रित करते थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये प्राचीन जो भारत था, भले ही कोई लिखित संविधान नहीं था, लेकिन फिर भी जो धर्म की सर्वोच्चता थी, धर्म की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत था प्राचीन काल में, वो वास्तव में संविधान की सर्वोच्चता से कम महत्वपूर्ण नहीं था। वो वास्तव में विधि के अनुकूल ही था और वो राजा की शक्तियों को नियंत्रित करता था। अब हम इस तरह हम देखेंगे कि जो प्राचीन भारत था वो वास्तव में किसी लिखित संविधान के न होते हुए भी धर्म के और नैतिकता के सिद्धांतों के द्वारा शासित था और वास्तव में विधि के अनुरूप शासन करता था। जहाँ तक मध्यकाल का सवाल है, तो चाहे मध्यकाल हो फिर चाहे ब्रिटिश काल हो, इस दौरान कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो है हम ये कह सकते हैं कि न संविधान था न संविधानवाद था, राजा की मनमानी ही चलती थी। और वो इसलिए चलती थी कि ज़्यादातर समय हम जो है दूसरों के द्वारा, लोगों के द्वारा शासित होते रहे, और स्वाभाविक है कि उनके हित और हमारे हित टकराते थे। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वास्तव में ब्रिटिशर्स के आने के बाद, अंग्रेज़ों के आने के बाद, तो हमने शासन का सबसे घिनौना रूप देखा। और वास्तव में यही घिनौना रूप था जिसने भारत की जनता को एहसास कराया कि अगर जीना है और सम्मान के साथ जीना है, अपना विकास करना, अपना कल्याण करना है, तो ये सब ब्रिटिश कानूनों के द्वारा शासित होने पर कभी नहीं हो पाएगा। अगर हमें खुली हवा में सांस लेना है, हमें भी एक नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करना है, तो हमारा भी अपना एक संविधान होना चाहिए। और इसलिए जागरूक भारतीयों को लगा कि जब तक हमारा अपना खुद का संविधान नहीं होगा, तब तक कभी भी हमारा विकास और लोक कल्याण नहीं हो सकता। और इसीलिए भारत की जनता के द्वारा भी वास्तव में ब्रिटिश काल में आप देखेंगे कि समय समय पर ये मांग की जाने लगी कि हमारा जो शासन हो वो भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा ही चलाया जाए। स्वाभाविक है कि हमारी इस मांग को ब्रिटिशर्स नहीं मानने वाले थे, लेकिन दुख की बात तो ये है कि ब्रिटिशर्स को तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे निहित स्वार्थ वाले भारतीय भी थे जो जागरूक भारतीयों की इस मांग से सहमत
नहीं थे, लेकिन वस्तुतः ऐसी मांगों को बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता। और हम देखेंगे कि तमाम विरोध के बावजूद भी एक दिन ये मांग इतनी बलवती हो गई कि ब्रिटिश सरकार को हमारे समक्ष झुकना पड़ा। लेकिन फिर भी थोड़ा हम क्रमबद्धता में ये दिखाएंगे कि किस तरीके से वास्तव में भारत में संविधान सभा की बात सामने आई। देखिए, 3 चीज़ें आप समझ लीजिए। हमारी मांग में 3 चीज़ें निहित थी। हमारी जो मांगें थी उसमें 3 चीज़ें निहित थी। संविधान हो, और वो संविधान कौन बनाए? संविधान सभा बनाए, और वो संविधान सभा भारतीयों द्वारा निर्वाचित हो। यानी हमारी 3 मांगें थी वास्तव में, और यही होगा अगर, तभी वास्तव में हम कह सकते हैं कि हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल संविधान बन पाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि संविधान तो होता, लेकिन संविधान भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ना बना होता। वो हमें ब्रिटिश संसद संविधान बना के दे देती, या ब्रिटिश हमें संविधान बना के दे देते कि लो ये तुम्हारा संविधान है। तो स्वाभाविक है कि वो संविधान उन्हीं के अनुरूप होता, हमारी आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप नहीं होता। ऐसा भी हो सकता था कि संविधान सभा भी हो, वो संविधान सभा का गठन भी ब्रिटिश सरकार कर सकती थी, और वो संविधान सभा जो ब्रिटिश सरकार बनाती, वास्तव में वो संविधान ऐसा संविधान बना सकती थी जो हमारे हितों की बजाय ब्रिटिश हितों की पूर्ति करता, क्योंकि उसमें सब ऐसे लोग रखे जाते जो ब्रिटिश सरकार के अनुकूल संविधान बनाते। इसीलिए ज़रूरी था वास्तव में कि भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा गठन किया जाए। और आप देखेंगे कि ये 3 चरणों में ये हमारी मांगें पूरी हुई, या 3 चरण इसमें जब हम संविधान सभा के निर्माण की यात्रा का वर्णन करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 चरण आए ऐसे, एक एक करके हमारी मांगों के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। देखिए, ये माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि वास्तव में संविधान सभा के सबसे पहले दर्शन उस स्वराज विधेयक में होते हैं जो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था। चूँकि बाल गंगाधर जो है एक तरीके से वो कोई बहुत बड़े उस समय तक बहुत बड़े पॉलिटिकल, आप भारतीय इतिहास जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का जो व्यक्तित्व था इस समय तक काफ़ी विशालकाय हो चुका था और बहुत महत्वपूर्ण नेता हो चुके थे। उन्होंने एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, और इसी स्वराज विधेयक में जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा के दर्शन होते हैं। लेकिन चूँकि ये उन्होंने एक व्यक्ति थे, उन्होंने प्रस्तुत किया, बात आई गई हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। अगर हम एक राजनीतिक दल के रूप में देखें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत पूछा भी जाता है, अगर हम एक राजनीतिक दल के रूप में देखें तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी, जब आप इतिहास पढ़े हैं या पढ़ेंगे तो स्वराज पार्टी बनाई गई थी 1924 में, और ये जो पार्टी बनी थी इसमें मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों की तमाम महत्वपूर्ण, सी.आर. दास, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने ही रांची में 1934 में, कब? 1934 में स्वराज पार्टी ने ही 1934 में सर्वप्रथम एक राजनीतिक दल के रूप में जो है वो संविधान सभा की मांग की थी, और ये भी कहा था कि वास्तव में जो है वो एडल्ट जो होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत का संविधान का निर्माण होना चाहिए, यानी एक संविधान सभा का गठन किया जाए वयस्क मताधिकार के आधार पर, और इस संविधान सभा के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाए। कब किया उन्होंने? 1934 में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी वो पहला राजनीतिक दल था जिसने 1934 में रांची अधिवेशन में ये मांग की कि वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा का गठन किया जाए और उस संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाए। इसके बाद देखेंगे हम कि 1934 के आसपास ही एम.एन. राय, जो कि साम्यवादी नेता थे, उन्होंने वास्तव में संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के विचार का सर्वप्रथम औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया एम.एन. राय ने। इसी बीच आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने भी 1922 में कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। एम.एन. राय ने जब इसका प्रतिपादन कर दिया तो आप देखेंगे कि वास्तव में एम.एन. राय ने संविधान सभा के जिस विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया, फिर उसको मूर्त रूप दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और नेहरू जी ने कहा था कि यदि यह स्वीकार किया जाता है कि भारत के भाग की एकमात्र निर्णायक भारत की जनता है, तो भारत की जनता को अपना संविधान निर्माण का अधिकार होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के इस कथन के बाद वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने फिर 1935 का जो वर्ष था उसमें फिर जो है उसके बाद आप देखेंगे कि संविधान सभा की मांग वास्तव में कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। और 1936 में, कब 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में वास्तव में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। कब की गई? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई 1936 में। इसके बाद तो वास्तव में इस मांग ने एक आंदोलन का रूप ले लिया था और श्री राजगोपालाचारी ने भी फिर 1939 में वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग की। तो हम देखेंगे किस तरीके से वास्तव में भारत में तिलक से लेकर के और राजगोपालाचारी तक की ये यात्राएं चलती रहीं। अब हम आते हैं कि ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की मांग पर क्या रुख अख्तियार किया और उनका जो है वो रिएक्शन कैसा रहा। तो आप देखेंगे कि जहाँ तक ब्रिटिश सरकार का प्रश्न है, तो जैसा कि हमने बताया था कि ब्रिटिश सरकार तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि ऐसी किसी भी प्रतिनिधि सभा के द्वारा कोई संविधान निर्मित हो, तो ब्रिटिश सरकार तो विरोध कर ही रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि अगर इतिहास आपने पढ़ा है तो 1919 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था और उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और उसकी जो सिफारिशें थीं, उसकी सिफारिशों में एक सिफारिश ये भी थी जो ये थी कि भारत के लिए वास्तव में एक संघीय संविधान होना चाहिए। हमने आपको बताया था, यहाँ फिर एक बार लिख दें कि वास्तव में हमारी जो मांग थी वो 3 चरणों में पूरी हुई, क्योंकि हमारी मांग तभी पूरी हो सकती थी जब क्या हो, हमारा संविधान हो और ये संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा बने और ये संविधान सभा द्वारा सभा जो है वो भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित हो, तभी वास्तव में हम कह सकते हैं कि वास्तव में संविधान बना। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि साइमन कमीशन ने सबसे पहली बार ये स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, एक संविधान संघीय होना चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन ने ये नहीं कहा कि वो संविधान जो है भारतीयों के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, और ऐसा संविधान वास्तव में हमारे किसी विशेष काम का हो भी नहीं सकता था। फिर हम ये भी जानते हैं कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो स्वीकार नहीं की गई। तो भले ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि सर्वप्रथम साइमन कमीशन ने ही माना था कि भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए। संविधान निर्माण की दृष्टि से वास्तव में अगस्त 1940 बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को ये मजबूर कर दिया था और लॉर्ड लिनलिथगो ने आप जानते हैं कि 8 अगस्त 1940 को एक प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस अगस्त प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, क्योंकि अब तक ये निश्चित हो चुका था कि बिना भारतीयों के सहयोग से वास्तव में ब्रिटेन विश्व युद्ध नहीं जीत सकता है।
और ब्रिटेन ने वास्तव में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ रियायतें देते हुए अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 8 अगस्त 1940 में। और इसी में सबसे पहले ये कहा गया था कि भारत का संविधान स्वभावतया भारतवासी बनाएंगे। कौन बनाएगा? भारतवासी बनाएंगे। स्वभावतया भारतवासी बनाएंगे। इसका अर्थ ये था कि भारतवासी कैसे बनाएंगे? यहाँ ये निश्चित हो गया था कि वास्तव में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ ये माना, सबसे पहले संघीय संविधान की बात कही गई और इसमें सर्वप्रथम कहा गया कि वास्तव में भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और समझने वाली बात है, चूँकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई थी इसलिए उनका कोई आधिकारिक महत्व नहीं है। इसका आधिकारिक महत्व है और हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से अगस्त 1940 में प्रस्तुत अगस्त प्रस्तावों के माध्यम से स्वीकार कर लिया था कि वास्तव में भारत का संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। कब स्वीकार किया गया था? 1940 में स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद आप जानते हैं कि 1942 आया और 1942 में भारतीयों का और सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। क्या भेजा था? क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। और इस क्रिप्स मिशन में एक तो ये स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एक दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे व्यक्ति थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? ये 3 लोग थे। ये थे पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग थे। इन 3 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत में आया था जिसका नेतृत्व स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। और क्रिप्स मिशन ने जो सिफारिशें प्रस्तुत की थी उसमें एक ये भी था कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारतीयों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा यानी संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन की जो सिफारिश थी इसके द्वारा तय हो गया था कि अब भारत का संविधान पूर्ण रूप से भारतवासी बनाएंगे, भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा के द्वारा बनाया जाएगा। इस तरीके से जो हमारा तीसरा स्टेप था वो भी क्रिप्स मिशन के द्वारा पूर्ण हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि क्रिप्स मिशन की सिफारिशें भी स्वीकार नहीं की गई, इसलिए इसका भी ऐतिहासिक महत्व ही आज रह गया है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब ये ब्रिटिश सरकार ने या कब स्वीकार कर लिया, या अन्य रूप में पूछा जाता है कि वास्तव में भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा, तो उत्तर वही होगा क्या? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 1942 तक हम आ गए। इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1946 आ गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में आप देखेंगे कि जो है वो एक सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनी। ब्रिटेन में मुख्य रूप से 2 पार्टियां हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। एक तीसरी पार्टी है लिबरल पार्टी जिसके सदस्य थे क्रिप्स। लेकिन मुख्य रूप से 2 ही पार्टी, 2 पार्टी सिस्टम है वहाँ पर भी। एक तरीके से जैसे अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, यहाँ भी 2 पार्टी सिस्टम है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, चर्चिल प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद फिर वहाँ चुनाव हुआ तो सरकार बदल गई और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। कौन बने? क्लेमेंट एटली जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने। ठीक है। और ये वास्तव में 1934 से ही भारत को स्वतंत्र कर देने के पक्ष में विचार व्यक्त करते रहे थे। तो एक तो इटली की अपनी एक विचारधारा थी, वो ये मानते थे कि भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। दूसरा, भारत में भी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी इस समय तक कि इटली को बहुत अच्छे से ये समझ में आ चुका था कि अब भारत में बहुत दिनों तक रहना संभव नहीं है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस समय तक स्थितियाँ इतनी विस्फोटक हो चुकी थी कि अब वास्तव में ब्रिटिश सरकार के पास भारत को आज़ाद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अब ब्रिटिश सरकार ने ये तय कर लिया था कि वो भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन आप जानते हैं, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे
कि आज़ादी मिलना इतना मुश्किल नहीं था। सत्ता किसको हस्तांतरित की जाए, क्योंकि यहाँ पर सत्ता के भी कई दावेदार थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अन्य लोग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में पट नहीं रही थी, टकराव था, जब आप इतिहास पढ़ेंगे। तो सत्ता हस्तांतरण में तमाम बाधाएं थीं। इसके अलावा भारत का अपना कोई संविधान भी नहीं था। तो एटली ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। कौन मिशन भेजा? कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन में वही तीनों थे जो क्रिप्स मिशन में थे, लेकिन इस समय तक ये तीनों के तीनों ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। जैसे बोर्ड ऑफ ट्रेड का प्रधान था क्रिप्स, और आप देखेंगे कि जो एबी अलेक्जेंडर था वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था। इस तरीके से तीनों के तीनों जो हैं वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, और इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है, जबकि सदस्य तीनों वही थे जो क्रिप्स मिशन में थे। इन कैबिनेट मिशन को भेजा गया मुख्य रूप से दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कि ये भारत में आए और सत्ता हस्तांतरण में जो बाधाएं हैं उनको दूर कर सके, और भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का जो गठन है वो कैसे हो, उसका प्रारूप, या मतलब कुल मिलाकर दो उद्देश्य थे मुख्य रूप से, कि सत्ता हस्तांतरण में आने वाली बाधाओं को दूर करना और वास्तव में भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की रूपरेखा को प्रस्तुत करना। ये मार्च 1946 में भारत पहुंचा, और इसने अपने यहाँ पर आने के बाद भारत की विभिन्न राजनेताओं से विचार विमर्श किया, भारत की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया, और इसके बाद इसने अपनी एक योजना प्रस्तुत की जिसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना। तो वास्तव में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। और इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वास्तव में भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ, या भारत में संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ, वो किस योजना के तहत हुआ, या अन्य रूपों में पूछा जा सकता है। और हम लोग सब लोग जानते हुए भी इसको गलत कर देते हैं। वास्तव में हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ वो हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसी मिशन ने जो योजना प्रस्तुत की, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसने क्या योजना प्रस्तुत की और किस तरीके से इसकी द्वारा प्रस्तुत योजना के तहत भारत में संविधान का निर्माण किया गया। इसके लिए आपको अगला वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस तरीके से हम संक्षेप में आपको ये अभी तक ये बताए, हम शुरू से लेकर के कैबिनेट मिशन तक आ गए हैं, और कैबिनेट मिशन के द्वारा फिर किस तरीके की योजना प्रस्तुत की गई और कैसे संविधान का निर्माण हुआ, आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो है, इसी का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में आपको वो लिंक मिलेगी जिस लिंक के द्वारा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दें, और आने वाली वीडियो की जानकारी भी उससे आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।